सबसे पहले आपको विनीता जी ये बताना चाहूंगा कि जो सवाल आपने किया है कि एक चुनौती खड़ी हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो एक्ट है ये बहुत ही बैलेंस्ड एक्ट है। इसमें अगर बिल्डर दिवालिया हो जाएगा तो प्रोविजंस हैं कि रेरा इसमें एक एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जो होम बायर्स हैं उनकी एसोसिएशन बनाएगी और प्रोजेक्ट को आगे ले जाएगी। जिन लोगों को घर मिलने हैं उनको घर मिलेंगे, लेकिन उसमें जो उनको मिलने का समय था वो बढ़ जाएगा, प्रक्रियाएं बढ़ जाएंगी, लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ेंगी, लेकिन ये एक चुनौती के रूप में सामने इसलिए नहीं है कि अगर कोई बिल्डर दिवालिया हो जाता है तो उससे प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाएगा। प्रोजेक्ट के एक्ट के अंदर प्रोविजंस लेकिन हैं सागर जी कि मुश्किलें तो बढ़ जाएंगी ना, उसमें घर मुश्किलें के लिए तो ऑलरेडी जरूर इंतजार बढ़ेंगी। कर रहे हैं लंबे वक्त से लोग। मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन एक्ट में उन मुश्किलों से निपटने के लिए प्राविधान मौजूद हैं। अब उन प्राविधानों को जो कराने वाले लोग हैं उन लोगों को ये चाहिए कि वो उन प्राविधानों को अधिनियम के अनुसार करावें, जो नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी जो चुनौती है इस वक्त वो यही है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। चुनौती ये है। चुनौती ये नहीं है कि बिल्डर दिवालिया हो गया है। बिल्डर जो दिवालिया हुआ है उसके दिवालिया होने के पीछे वो खुद जिम्मेदार है। उसने डाइवर्जन ऑफ फंड्स किया है, इसलिए वो आज दिवालिया की स्थिति में आकर खड़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे योगी जी मुश्किल पार करने के लिए? क्या ऑप्शन है उनके पास? नहीं, ऑप्शन तो एक्ट में इटसेल्फ प्रोवाइडेड है। रेरा के पास एम्पल पावर्स हैं। वो होम बायर्स की एसोसिएशन को कॉन्स्टिट्यूट करके प्रोजेक्ट को पूरा करा सकती है। एक्ट में प्रोविजंस मौजूद हैं। तो लेकिन इसको कराने के लिए इनिशिएटिव रेरा को लेना होगा। देखिए विनीता जी, इसमें जो दिवालिया होने की स्थिति आ रही है उस स्थिति के लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं। डाइवर्जन ऑफ फंड्स तो है ही, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, लेकिन हर समाज के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, समाज में खराब लोग भी होते हैं। इसमें अच्छे बिल्डर भी हैं, लेकिन जो बात अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कही उस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि जो बात उन्होंने कही उस बात के अंदर के वो लोग जो करप्शन इन्वॉल्व है उसकी वजह से भी ये पोजीशन आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो पोजीशन है वो ये है कि जो डाइवर्जन ऑफ फंड्स के अलावा अब हम लोग एक्ट पर आते हैं। एक्ट भी सरकार ही बनाती है, तो अब उस एक्ट के अंदर जो बैलेंसिंग होनी चाहिए थी वो बैलेंसिंग नहीं है। अब मान लीजिए कि एक कंप्लेनेंट जाता है और जाके वो कंप्लेंट करता है, अथॉरिटी उसकी कंप्लेंट को डिसाइड कर देती है। अब अगर उसके कंप्लेंट के डिस्पोजल के बाद बिल्डर ये चाहे कि हम अपनी रिमेडी अवेल कर सकें, तो उस रिमेडी के लिए उसके पास अपीलेट ट्रिब्यूनल का ही दरवाजा है। और अपीलेट ट्रिब्यूनल जाने का मतलब उसको उस फ्लैट की जितनी कीमत उस बायर से मिली है पहले वो कीमत पूरी जमा करे। उस कीमत को जमा करने के साथ ही साथ जो डिले की वजह से ब्याज का अक्रूवल हो गया है उस ब्याज को भी जमा करे। अब ऐसी स्थिति में वो न्याय नहीं पा पाएगा। वो न्याय क्यों नहीं पा पाएगा? क्योंकि उसने भले ही डाइवर्जन ऑफ फंड्स किया है लेकिन ढांचा तो खड़ा किया है। ढांचा जो खड़ा किया है उसमें कुछ ना कुछ फंड लगा हुआ है। अब अगर उसको 100% पैसा जमा करके ही अपील उसकी सुनी जा सकती है तो उसको न्याय नहीं मिल सकता। अब अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया कि साहब आप इनको पूरा पैसा रिफंड करिए, इनका आज तक का ब्याज दीजिए।
अब उसी के साथ साथ जो एक्ट के अंदर पेनाल्टीज हैं वो बहुत हैवी हैं। अगर आज की डेट में बिल्डर रेरा ने जो ऑर्डर को पास किया उसका कंप्लायंस नहीं करता, तो एक्ट में प्रोविजन है कि उसको कंप्लायंस जिस डेट को करना था और जब तक डिफॉल्ट में रहेगा तब तक प्रोजेक्ट की कॉस्ट का उसको 5% एज ए जी, पेनाल्टी सरकार को पे करना है। तो कहीं ना कहीं बोझ भी डाइवर्जन पड़ रहा है एक तरह से। ही, लेकिन हम्म। जो एक्ट में बैलेंसिंग होनी चाहिए थी वो बैलेंसिंग, मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स गलत हैं मैं मानता हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बायर्स भी गलत हैं जो बिल्डर को टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं। अगर वो बिल्डर को टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो बिल्डर प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेगा। अब उसके बाद में जब अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देगी तो उस अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट बिल्डर के लिए रिमेडी में वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको जितना पैसा देना है उतना पैसा अब उसके पास है ही नहीं। देखिए, अभी हमारे अवस्थी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और मैं उनकी तमाम बातों से पूर्णतया सहमत हूँ। और जो कुछ उन्होंने कहा है वाकई ये आज की ही चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, ये लगातार चर्चा का विषय होना चाहिए, तभी इसका समाधान हो सकेगा। जो आज की थोड़ी से बदलाव आए हैं, जो डिजिटाइजेशन का माहौल आगे बढ़ रहा है उसकी वजह से जो पहले करप्शन ये ऑक्शन में हुआ करता था, क्योंकि मैं डीआरटी का भी काम करता हूँ इसलिए वहां की प्रक्रिया से भी पूर्णतया वाकिफ हूँ। तो जो पहले की पोजीशन थी और आज की पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव ये आ गया है कि अब जो मनमर्जी बैंकों की और अंडर द टेबल मैटर चला करते थे उनमें अब काफी कुछ बदलाव आ गया है, और उस बदलाव के हिसाब से अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, क्योंकि जो कुछ भी है वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना एज ए ऑक्शन परचेजर रजिस्ट्रेशन कराना है, ईएमडी जमा करना है, जो भी बिड्स होंगी वो ऑनलाइन होंगी। और उस वजह से जो ये पोजीशन पीछे चला करती थी कि मतलब अंदर ही अंदर करके और उसको कर करा के बेच दिया, वो पोजीशन अब नहीं रह गई है। हाँ, जिसमें आपसी सहमति से काम होता है, वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जरूर ये चल रहा है कि वो मिल करके कहीं ना कहीं बैंक का नुकसान होता है, क्योंकि जो बैंक के अंदर पैसा है वो भी पब्लिक मनी है, तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान होता है जो आपसी समझौते के तहत नीलामी करके और चीजें बेची जाती हैं। उसमें वो जो वैल्यूएशन है वो भी प्रॉपर नहीं आती है और तमाम चीजें हैं जो एक चर्चा का विषय हैं। और साथ ही साथ जो हमारे अवस्थी जी ने बात कही वो बहुत ही मतलब ऐसी बात कही है जिस बात के अंदर बहुत दम है कि कोरोना काल आया, आपने अभी हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने देखिए 15 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक के पीरियड को जीरो पीरियड करके उस लिमिटेशन को जोड़ने से हटा दिया और उसके ऊपर और 3 महीने दे दिए। क्यों दिए? वो सिर्फ इसलिए दिए कि जनता को उससे जो अभी कोरोना काल से परेशानी हुई है, कोविड की वजह से दिक्कतें आई हैं, उन दिक्कतों की वजह से जनता को राहत मिल जाए और जो अपने केसेस फाइल नहीं कर सके वो केसेस फाइल कर सके। अब इस दौरान चूंकि जो किस्तें थी वो किस्तें तो आपने बंद कर दी, बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन जो किस्तें बंद हुई उस किस्तों का बंद होने के ऊपर जो ब्याज था वो बंद नहीं हुआ। ब्याज, जैसा कि हमारे अभी अवस्थी जी ने कहा, इन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट उठाया है,
और ये निरंतर चर्चा का विषय है। इसमें बहुत ही बुरी तरह से जनता पिस रही है, जिसको कि उस पीरियड का 1 के बदले 2 देना पड़ रहा है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है, तब कंपाउंड बनता है, जिसको कि ये कहा गया कि साहब हम 6 महीने की छूट दे रहे हैं, तो छूट नहीं हुई, ये तो छूट की आड़ में डबल मुनाफा हो गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।